मोहनपाल नगर में बसंत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। सोनू भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब सोनू छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। सोनू के पिता ने फैसला किया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा और खुद ही सोनू को पालेगा। दोनों बाप बेटे राजा अशोक के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले उन्हें केवल 2 किलो अनाज देता था। इतने अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों बाप बेटे का गुजारा हो पाता था, इसलिए वो दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन सोनू अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है कि हमारा पेट भी सही से नहीं भर पाता है और हमेशा भूखे ही रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तुम बिल्कुल सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आँखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर लटका देगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहें। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा। सोनू अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लाने चला जाता है। तभी बसंत के घर एक गांव की बुढ़िया आती है। वो बसंत से कहती है, बसंत, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है, अब और अपनी जिंदगी मुसीबत में मत काट। तूने कभी भी चैन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थके हारे मजदूरी करके आते हो और फिर भोजन बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। चाची, सोनू की शादी हुए 1 साल बीत चुका है। मैंने उसकी शादी मंदिर में करवा दिया था क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी शादी धूमधाम से करवा सकूं। क्या कहा तूने? सोनू की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने कभी किसी को बताया नहीं। आखिर क्यों? चाची, वजह तो कुछ नहीं है। सोनू की बहू अपनी माँ के घर पर है। अपने माँ के घर क्यों है? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ा है? बेटे की शादी क्या बहू को मैके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वो अपनी पत्नी को मैके से लेकर आए? तू आज ही सोनू को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं चाची? हमारे घर में 4 पाई तक नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ सके, और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 4 पाई खरीद कर ला सके। और फिर सोनू के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं है जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें भी 10 पैबंद लगे हुए हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ सोनू भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वारे बसंत, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तू तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के लिए तूने सोनू की बहू को उसकी माँ के घर छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बवाल है। ये भी भला कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू बहू को नहीं ला रहा। चल, मैं तुझे चारपाई दूंगी, बहू को बैठने के लिए, और सोनू को नया कपड़े दूंगी। चाची, तुम सही कहती हो। मुझे सोनू की बहू को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा सोनू को बहू को लेने के लिए। फिर बसंत बुढ़िया के घर आता है और बुढ़िया से सोनू के लिए कपड़े और चारपाई ले आता है। सोनू चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप ये चारपाई कहाँ से लाए हो? बेटा, मुझे ये चारपाई सुराती चाची ने दी है और उन्होंने तुझे नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, सुराती चाची ने आपको ये चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए? बेटा, सुराती चाची ने चारपाई तेरी बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ कि कल ही तू इन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और बहू को लेकर आ। लेकिन पिताजी, हम अपना ही पेट बहुत मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम रीता को क्या खिलाएंगे और वह हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? ये सब मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर मैके भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। कभी ना तो कभी बहू को लाना ही होगा। इसलिए एक काम कर, तू कल ही अपने ससुराल जा और बहू को ला। ठीक है पिताजी, आपकी जो मर्जी। मैं कल ही जाकर रीता को लेकर आऊंगा। अगले ही दिन सोनू बुढ़िया के दिए हुए कपड़े पहनकर अपने पत्नी को लेने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में सोनू की खूब मेहमान नवाजी होती है। सोनू 1 हफ्ते तक ससुराल में रुकता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी रीता को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में सोनू सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी हो रखी है। रीता देखेगी
तो क्या कहेगी? एक काम करता हूँ, रीता को सुराती चाची के घर छोड़ आता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करके आऊंगा, तब रीता को लेकर जाऊंगा। सोनू अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब बसंत ने सोनू को अकेले आता देखा तो वो सोनू से बोला, बेटा तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी, मैं रीता को ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे सुराती चाची के घर छोड़ आया हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी हो रखी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। रीता यह सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा न लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो रीता को अपने घर ले आऊंगा। बेटा साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। वो तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूँ। तुझे अपनी ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तेरे से क्या कहेंगे। सोनू बिना सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने रीता की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर रीता को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि क्या यह घर मेरा नहीं है। वह हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछती है, माँ जी ये मेरे पति का घर नहीं है, तो फिर मेरे पति का घर कौन है? बेटी सोनू राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया था। तू अभी नई नवेली बहू है, घर में अकेले कैसे रहती? अब तो वो आने ही वाला होगा। चल उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ाती हूँ। फिर बुढ़िया रीता को उसके घर छोड़ आई। रीता को सोनू का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। देखने में ऐसा मालूम होता जैसे सालों से घर में झाड़ू न लगा हो। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। एक कोने में 2 जोड़ी कपड़ा रखे हुए थे जिन पर धूल मट्टी और गंदगी फैली हुई थी। घर की ये हालत देखकर रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रीता बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा कि ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, मुझे इसी में गुजारा करना होगा। अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। अब मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं है। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगा दिया। उसके बाद वो बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर सोनू का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन सोनू और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। अब वह बेचैन होने लगी थी क्योंकि वह घर में अकेली ही थी। उसका दिल घबराने लगा था कि कहीं कोई गैर मर्द आकर उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। रीता के दिमाग में तरह तरह का चिंता हो रही थी। तभी सोनू और उसका पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देख दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर सोनू ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था वह अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, ये लो रीता, इसे पका दो, बहुत जोर की भूख लगी है। रीता को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुई। वो सोनू से पूछने लगी, ये अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा और लाना चाहिए था। रीता, राजा मुझे और पिताजी को एक दिन काम करवाने के बदले केवल 2 किलो ही अनाज देता है। अब तुम ही बताओ, मैं फालतू अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरे दिन मेहनत करते हो और राजा तुम्हें 2 किलो अनाज देकर बहका देता है। राजा तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। बेटा अब हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है? आज से आप लोग 2 किलो अनाज मत लाना। कल आप राजा से कहना कि महाराज इतना अनाज में पेट नहीं भरता है, हम भूखे रह जाते हैं। आपकी बड़ी कृपया होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दे। और सुनो, राजा से ये बात कहते हुए आप लोग बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा तुम्हें 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, वरना आप उससे काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को तुम्हारे काम की जरूरत होगी तो वो आप लोगों से काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। रीता, अभी तुम राजा को जानती नहीं हो जो तुम ये बात कर रही हो। अगर हमने राजा से ये बात कह दिया ना तो राजा हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? आपने किसी को लूटा थोड़ी है, आपने चोरी तो नहीं की है और ना ही आप झूठ बोल रहे हो। फिर आप किस बात का डर है? अपना हक मांग रहे हो और जो हक नहीं मांग सकता वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह देती हूँ, आप एक बार राजा से अनाज बढ़ाने के लिए बात जरूर करना। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रही हो तो मैं कल राजा से अनाज बढ़ाने के बारे में जरूर बात करूंगा। अगले दिन दोनों बाप बेटे राजा के पास गए।
और राजा से बोले, महाराज, मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज देते हो। इतनी अनाज में हमारा गुजारा नहीं होता है, हमें ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए महाराज, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 4 किलो कर दो तो आपकी बड़ी कृपया होगी। बसंत, यह बात तुझे पहले बतानी चाहिए था। भूखा रहना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे? मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 4 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आज से बसंत को रोजाना 6 किलो अनाज दिया जाएगा और दूसरे जितने भी मजदूर हैं उन सभी का अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब रीता ने सोनू के सिर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैला को देखकर मालूम होता है कि राजा ने आपको 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं? बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम महाराज से खामखा डरते हैं, लेकिन महाराज बहुत ही दयालु है। उन्होंने हमारे साथ साथ बाकी के मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी की है। भी घर वाले बहुत खुश थे। बसंत ने रीता को बहुत दुआ दिया। रीता बहुत होशियार थी। राजा के दिए हुए अनाज से वह आधा अनाज बचा लिया करती थी और आधे को पका लेती थी। 2 महीने तक उसने यही काम किया और उसने अपने ससुर से कहती है, पिताजी, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हो उससे हमारा पूरा पेट नहीं भरता। महाराज, आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है बेटी, मैं महाराज से ऐसा ही कहूँगा। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे सोनू की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो हमारा गुजर बसर अच्छा से हो पाएगा। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया बसंत, जो सोनू की शादी कर दी। मंत्री से कहकर आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देकर रीता बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। अब रीता ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, आज के बाद आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। कब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आप लोग चिंता मत करो। आपको राजा जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा अनाज बचा लिया था। इस प्रकार मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया था। अब आप लोग बाजार में कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान दिखाता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। अगले दिन बसंत ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले लिया और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ ना कुछ सामान घर के लिए जरूर लाते। एक दिन रीता अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ा सोने की हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर रीता की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। रीता जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह रख देती है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में सैनिकों ने ऐलान किया, सुनो सुनो ये गांव के लोगों, जरा गौर से सुनो। एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वो सोने का हार मिल जाए तो वो हार को राजा को लौटा दे। इसके बदले राजा उस शख्स को मुंह मांगा इनाम देंगे। रानी की हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की जुबान पर रानी की हार की चर्चा थी। जब ये बात रीता को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था।
वो मंत्री से हार के बारे में पूछा। मंत्री जी, हार के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? नहीं महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा ऐलान करवाओ कि अभी तक रानी का हार नहीं मिला। अगर किसी भी नगरवासी को हार के बारे में कुछ भी पता हो तो वो बगैर डरे दरबार में आकर राजा को बताए, और जो भी हार लाकर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री दोबारा से पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन रीता अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का हार चील लेकर उड़ गई है, और जो भी उस हार को तलाश करके राजा को देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। राजा को ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं, हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है, आप राजा को ये हार ले जाकर दे दो। बसंत रीता से हार लेकर राजा के पास जाता है और राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजा बसंत से कहता है, बसंत, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो कुछ भी मांगना चाहते हो तो वो मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपका हमारे ऊपर पहले से ही बहुत एहसान है। ये तो मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। बसंत, मैं जानता हूँ तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं पहले अपने घर में राय मशवरा कर लूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो ठीक है बसंत, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। उसके बाद बसंत अपने घर चला जाता है। घर आकर वो रीता से बोलता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप राजा से कहना कि महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो तो उस पर हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन बसंत राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा बसंत से बोला, कहो बसंत, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बसंत, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा का जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है इस जमीन पर खेती करके तुम खूब फूलों फलों और जीवन में आगे बढ़ो। फिर राजा मंत्री से कहकर बसंत को 5 बीघा का जमीन दिलवा देते हैं। अब बसंत दिन रात खेत में मेहनत करता है और सोनू अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर सोनू एक बहुत शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। इस प्रकार बसंत की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, क्योंकि ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अब भी शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंच गई हो। गांव के हर घर की छत पर सुबह को बर्फ जम जाता था। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज देवता तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता था, पर गरीबों के लिए उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसे होता था। हे ऊपर वाले, ये कितनी ज्यादा ठंड कर दी है आपने। कुछ तो तरस खाओ हम गरीबों पे। देख रही हो लक्ष्मी, कितनी कड़ाके की ठंड है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। अजी सच कह रहे हो आप, इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। पर इस साल तो ठंड कहर बरसा रही है। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती है और पूरा शरीर थरथराने लगता है। देखो तो जरा सुनीता, सूरज भी जैसे आँख में चोली खेल रहा है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। इस बार आप काम पर कैसे जाओगे? अब तो आपको सुबह सुबह सेठ चपेटू राम की दुकान पर काम के लिए जाना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर आग सेक लेते हैं। अब क्या कर सकता हूँ सुनीता, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। भोला एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उससे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो शिवपुर गांव में हर साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था। धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रही थी। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठकर पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वो बिल्कुल सुना वीरान पड़ा था। ठंड ने हर किसी को परेशान कर दिया था।
आर्यन के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत कम बचा है, बस 5 रोटी ही बन पाई है, तो मैंने आपको दिन के खाने के लिए बांध दी है और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं सुनीता, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो, मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं कि आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब रोटी बना लेना आराम से। सुनीता को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। भोला काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से भोला का शरीर ठंड से कपकपाने लगा था। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ता में उसे और भी ज्यादा ठंड लगती, पर वो मजबूर था। अपने हालातों के कारण इतनी ठंड में भी उसे काम पर तो जाना ही पड़ता था। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी भोला अपने मालिक की दुकान पे सुबह 6 बजे तक टाइम से पहुंच जाता था। अरे भोला आ गया, ठंड में जरा जल्द आ जाया कर, सारे कस्टमर चाय का इंतजार करते हैं और तुम देर से आते हो, ऐसे नहीं चलेगा। सेठ जी, इतनी ठंड पड़ रही है मानो कि जान लेकर ही मानेगी। बर्फ जैसी ठंड है, इसीलिए थोड़ा देर हो जाती है। ठीक है, मुझे कहानी मत बताओ, जरा जल्द आया करो। जाओ जल्द से बर्तन धो डालो। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना भोला के लिए आसान नहीं था, पर वो कर भी क्या सकता था। कहते हैं ना, गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज भोला को घर राशन भी लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वो बर्तन धोकर चाय बना देता है। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत महसूस होती थी। उसे ठंड के वजह से भोला का भी मन किया कि 1 कप चाय वो भी पी ले। वो चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक चपेटू राम उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, भोला, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा हूँ या चाय पीने के लिए? मैं खुद पूरे दिन में 1 चाय पीता हूँ, इस दुकान का मालिक होकर भी, और तू नौकर होकर चाय पिएगा। अब तक ना जाने कितनी चाय पी चुका होगा तू। आज तेरी दिहाड़ी से 2 कप चाय के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें, और कल से मेरे यहाँ काम पर मत आना। नहीं मालिक, आज पहली बार चाय मैंने पिया है इस दुकान से। वो आजकल ठंड ज्यादा बढ़ने लगी है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, इसीलिए गलती हो गई। मालिक, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मेरे पैसे मत काटिए, आज घर पे राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं मेरे मालिक। ये सब तुझे चाय पीने से पहले सोचना था। मैंने ठेका नहीं लिया है तेरे बच्चों के पेट भरने का। चल जा, अब काम कर चुपचाप जाकर। बेचारा भोला पैसे कम मिलने की बात से परेशान था। उसे क्या पता था कि वो 1 कप चाय उसे इतनी महंगी पड़ेगी। शाम तक वो काम करता रहा और कम पैसे लेकर घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। भोला अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये राशन भी इतना कम ले आए हो, इससे तो बस 1 हफ्ते ही काम चल पाएगा। भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता, मैं बहुत मजबूर हूँ, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया आज, क्योंकि मैंने 1 कप चाय पी लिया था और तो और मेरे पैसे भी काट लिया, इसीलिए राशन कम ले आया हूँ। हे भगवान, तूने यह ठंड क्यों बनाई है? हम गरीबों का गुजारा कैसे होगा? अब क्या होगा जी, ऐसी सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम परेशान मत हो, मैंने थोड़ा पैसा बचा लिया, यह लो, और बच्चों के लिए गर्म कपड़ा ले लेना। अजी आप अपने पास ही रखो और अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। हालत तो देखो जरा अपनी, इतनी ठंड में सिर्फ ये धोती कुर्ता ही है आपके पास। आपको भी तो ठंड लगती होगी। बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। आप तो बाहर काम करते हो। भोला बाजार जाकर अपने लिए एक गर्म चादर खरीद कर ले आया। सुनीता जब खाना बनाती हैं, तब बच्चे उसके पास ही बैठे रहते थे और आग तापते थे। सुनीता, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ शायद कोई काम मिल जाए। ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता, अगर घर पर रहूंगा तो खाने के लिए मोहताज हो जाऊंगा। हाँ जी, ध्यान से जाइएगा और शाम को समय से घर वापस आ जाइएगा, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। भोला घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर भोला उसकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था कि कहीं तो उसे काम मिल जाएगा। वह बाजार के एक दुकानदार के पास जाता है और काम मांगता है। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा क्या? कोई भी काम दे दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं भाई, कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए अभी। वैसे ही सर्दी की वजह से काम ठप पड़ा है आजकल। भोला ने कई जगह काम ढूंढा, पर उसे कोई काम नहीं मिला।
वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई काम नहीं मिल रहा। अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। भोला ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, क्या तुम मेरा थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरा कुटिया यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। वो ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी तेज चल रही है, इसलिए मैं अब और ये लकड़ियाँ ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। मेरा लकड़ियाँ मेरे कुटिया तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा जी, चलिए मैं आपका सामान आपके कुटिया तक पहुँचा देता हूँ। भोला साधु बाबा की लकड़ियाँ का गट्ठर अपने सर पर उठाकर उनके साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद साधु महाराज की कुटिया तक पहुंचता है। लीजिए साधु महाराज, आपका कुटिया आ गया। क्या आप यहाँ अकेला रहते हैं? यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं इसी कुटिया में तपस्या करता हूँ। यहाँ बहुत ठंड लगता है, इसीलिए लकड़ी लाने गया था। बस एक मेरी गाय रानी मेरे साथ रहती है, पर अब मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। अच्छा बाबा, अब आप आग जलाकर आराम करें और कुटिया को गर्म रखें। ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अब चलता हूँ, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर भोला अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी साधु महाराज बोल पड़ते हैं, रुको बेटा, मेरी गाय रानी को भी अपने साथ ले जाओ। इसको अच्छा से देखभाल करोगे, इसकी सेवा करोगे तो ये तुमको बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं तो इसका ध्यान ठंड के कारण रख नहीं पाता। इसे तुम ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक साधु का आशीर्वाद समझ कर रख ले। अरे महाराज जी, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं इस गाय माता को अपने साथ ले जा रहा हूँ और इनकी खूब सेवा पानी करूँगा। भोला गाय को लेकर घर की ओर चल देता है। अजी, ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता, अब से ये हमारी गाय माता हैं और इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गाय माता के लिए कुछ हरी घास लेकर आता हूँ। हो सकता है इन्हें रात में भूख लगेगी। तुम तब तक एक बाल्टी पानी पिला देना गाय माता को। भोला गाय के लिए चारा लाने जंगल जाता है। और घास लेकर आता है और गाय को दे देता है। चारा खाने के कुछ देर बाद गाय बहुत सारा दूध दे देती है। देखो सुनीता, हमारी गाय ने कितना सारा दूध दिया है। ये सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। लाइए, पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा है। फिर उस दिन भोला का पूरा परिवार गाय माता के दूध से अपना पेट भर लेते हैं और सब आराम से सो जाते हैं। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर ले। सर्दी का मौसम है, आजकल अच्छा चलेगा चाय का काम। हाँ सुनीता, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। फिर भोला अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है। मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। भोला उसके घर जाकर बोला, मुखिया जी, वो मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अब से मैं चाय का काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए थे। देखो भोला, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुमको बिना किसी चीज को गिरवी रखे पैसे दे दूंगा। फिर मुखिया भोला को पैसे दे देता है। भोला पैसे लेकर घर आ जाता है। और अगले दिन वो चाय का काम शुरू कर देता है। भोला इतनी अच्छी चाय बनाता है कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते हैं। लगता था गाय माता के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था। जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण गाने लगता। इस तरह जो भी भोला की चाय पीता वो रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब भोला का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। ये सब देखकर सेठ चपेटू राम को उससे जलन होने लगी। ये ससुरा तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने खुद की दुकान खोल ली। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ चपेटू राम कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनको भोला को परेशान करने के लिए पैसे देता है। ये ले लो पैसे और जाकर भोला को मजा चखा दो। उस भोला की इतनी हिम्मत कि मुझसे बराबरी करने की सोच रहा है। 2 कौड़ी का आदमी था और 2 कौड़ी का ही रहेगा। बड़ा आया सेठ बनने। गुंडे भोला की दुकान पर जाकर उसे धमकी देते हैं। फिर वो गुंडे भोला की दुकान की चाय पीने के लिए मांगते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम था, भोला उन्हें चाय दे देता है। उसके बाद चाय पीकर वो भी उसकी चाय के दीवाने हो गए।
गाय माता के दूध में ही कुछ जादू था जो उस दूध की चाय पीता वो चाय के दीवाने हो जाते। वो गुंडे उसकी चाय की तारीफ करते हैं। अरे वाह भोला भाई, क्या चाय पिलाई है तुमने। अब कोई जरूरत नहीं है हफ्ता देने की, बस रोज 1 कप चाय पिला दिया करो। फिर वो गुंडे खुश होकर वापस सेठ चपेटू राम के पास जाते हैं और उल्टा चपेटू राम को पीटने लगते हैं। अरे भगवान, अरे मूर्खों, मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तो तुम्हें भोला को डराने धमकाने के लिए पैसे दिए थे, छोड़ो मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे सेठ, और आज के बाद अगर भोला भाई को परेशान करने का सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे सेठ? ऐसा बोलकर वो गुंडे सेठ को उसके पैसे वापस देकर वहाँ से चले जाते हैं और सेठ को उसके किए का फल मिल जाता है। भोला की दुकान अच्छी चलने लगती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।